नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौधरी स्टडी आई क्यू फॉरएवर में आप सबों का एक बार फिर जोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारत के संविधान में कुछ ऐसे आपातकालीन प्रावधान जो दिए गए हैं उस पर चर्चा करेंगे और उसको देखेंगे और उनकी मूलभूत बातों को समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का और शेयर का बटन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे भारत में जो कुछ आपातकालीन प्रावधान है, मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से कि जो जो इम्पोर्टेंट है उसको समझेंगे। तो आपातकालीन प्रावधान में हम लोग जो देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो एक देखेंगे 352 है, 356 है, उसके बाद में 360 है। हम लोग इन आर्टिकल को देखेंगे और इनके बातों को समझेंगे कि आखिर आपातकाल क्या होता है और इसके किस तरीके से इसकी अभिव्यक्ति होती है और लागू होती है और इसके क्या क्या प्रावधान हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। देखिए, जैसा कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल की चर्चा होती है, 3 प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहली आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, एक है नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद 352 के तहत। उसके बाद में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। उसके बाद में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। तो जो मेन जो तीनों आर्टिकल हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए कि आपातकाल की जो व्यवस्था भारत में लागू की गई है कि इसके पीछे रीजन क्या है और आखिर ये है क्या। जैसे राष्ट्रपति आपातकाल क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, राष्ट्रपति शासन क्या है, वित्तीय आपातकाल क्या है। तो आज हम लोग का जो लेक्चर होगा आज इन्हीं बातों पे होगा और इन्हीं के जो आयाम हैं, जो बिंदुएं हैं, उनको समझेंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि जो इमरजेंसी है, मतलब जो इमरजेंसी का जो प्रोविजंस दिया गया है भारत के संविधान में, आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये कहना क्या चाहते हैं। तो देखिए, क्या है कि संविधान में इन प्रावधानों को जोड़ने का सबसे प्रमुख उद्देश्य जो था, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, लोकतांत्रिक और संविधान की सुरक्षा करना। मतलब कि आप देखेंगे हमारे संविधान में जो आपातकालीन व्यवस्था किया गया, आपातकालीन प्रावधान किए गए, इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए, इसके जो मूल उद्देश्य थे, मूलभूत उद्देश्य थे, समझना बहुत जरूरी है। इसके उद्देश्य थे, पहला कि संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और संविधान की सुरक्षा करना। मतलब अगर इन सब चीज़ों का अगर हनन होता है तो इसके लिए क्या है, हमारे पास में एक ऑप्शन है जो हम लोग इस पे जो है आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 का तहत जो है आपातकालीन प्रावधान उस पर लगा सकते हैं। अब इसको हम लोग अलग अलग समझेंगे कि आखिर राष्ट्रीय आपात क्या है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे राष्ट्रपति शासन क्या है, फिर उसका समझेंगे हम लोग वित्तीय आपात क्या है। दोस्तों, आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपके लिए और यूजफुल वीडियो बना सकें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हुए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होती है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत। तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या होती है, देखिए इसमें क्या है कि इसकी जो घोषणा है, युद्ध और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में किसी भी आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा की जाती है किन किन परिस्थितियों में,
तो यहाँ पे दो परिस्थितियाँ बताई गई हैं। पहली परिस्थिति है आपको बाह्य आक्रमण मतलब युद्ध, अथवा बाह्य आक्रमण मतलब युद्ध मतलब अगर बाहरी आक्रमण मतलब युद्ध तो हमारा बाहरी आक्रमण ही है, अगर हम पे कोई अटैक करता है तब। दूसरा है सशस्त्र विद्रोह, अगर हमारे देश में ही अगर सशस्त्र विद्रोह, सेना का विद्रोह हो जाए, सेनाएं गवर्नमेंट के खिलाफ अगर विद्रोह कर दें, सशस्त्र विद्रोह हो जाए ऐसा, तो फिर इस आधार पे भी लगाई जा सकती है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जा सकती है। और किसके द्वारा लगाई जाएगी? तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति घोषणा की जाएगी। अब देखिए इस यहाँ एक पॉइंट क्लियर हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत क्यों लगाई जाती है। तो भाई दो कारण है जिसकी वजह से लगाई जा सकती है। पहला है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। इसके कारण पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है। लेकिन लगाता कौन है, घोषणा कौन करता है? तो देखिए घोषणा जो करती है आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं घोषणा? इसके राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति डायरेक्टली घोषणा नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या होता है, राष्ट्रपति आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे। किसके लिखित सिफारिश पे? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पे करता है। जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल मतलब कि जिसकी अभी सरकार है, जिस पार्टी की सरकार हो, तो हमारा जो सेंट्रल के जो सरकार है तो उनकी एक लिखित सिफारिश होती है और सिफारिश करते हैं, तब जा कर के जो है राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा महोदय की जाती है। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। दूसरा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। एक बात याद रखिएगा, नेशनल इमरजेंसी जब लगता है तो इसकी घोषणा को जो है न्यायालय में क्या किया जा सकता है? प्रश्नगत किया जा सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा नहीं था कि इसको प्रश्नगत किया जा सकता है, लेकिन बाद में जो है संविधान संशोधन करने के बाद में इसमें नए प्रावधान जोड़े गए और इसको जो है चेंज करने की आपको बात हुई और इसके जो है चीज़ों को समझने के लिए इसमें नए नियम को जोड़े गए कि इसको न्यायालय में जो है इसको आपको चुनौती दी जा सकती है और इसके न्यायालय में इसके प्रश्नगत किया जा सकता है। इसके लिए आपको छोटा सा मैं आपको हिस्ट्री बता दूं कि देखेंगे 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में अकेले बात करने और निर्णय लेने की संभावना को समाप्त करने के लिए सुरक्षा का परिचय दिया। मतलब आप एक कारण क्या है कि पहले आप देखेंगे कि एक बार इंदिरा गांधी की जो है अपने देश में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी, लेकिन उन्होंने जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी तो उन्होंने डायरेक्टली राष्ट्रपति को अपना दिन लेकर के राष्ट्रपति को उन्होंने सूचित किया और उसके बाद में राष्ट्रपति ने आपको जो है नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी, जो उस समय काफ़ी भयावह स्थिति थी उस समय के विषय वस्तु के लिए, उस समय के लोगों के लिए। और एक इतिहास के पन्नों में एक बेहद ही भयानक मतलब कि दर्दनाक मंजर के रूप में उस समय की स्थिति 1975 का नेशनल इमरजेंसी दर्ज है। तो उसमें एक चीज़ और देखी गई, तो उसमें प्रधानमंत्री ने बिना मंत्रिमंडल के सिफारिश पे, बिना मंत्रिमंडल से बैठक किए हुए डायरेक्टली जो है राष्ट्रपति से उन्होंने जो है नेशनल इमरजेंसी घोषणा करवा दी। लेकिन बाद में जो है अब इन्हीं चीज़ को संविधान में मतलब देखा गया, इनको कमी को पूरा करने के लिए, इन्हीं चीज़ को जो कमी थी रह गई थी पूरा करने के लिए जो है आपको 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है आपको इसमें संशोधन किया गया और प्रधानमंत्री को इस संबंध में अकेले बात करने, अकेले निर्णय लेने के संबंध में आपको जो है रोक लगा दी। एक और चीज़ इसको देखिए, आप देखेंगे 1978 के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही आप इसके मामले में देखेंगे मिनर्वा मिल इस मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अथवा इस आधार पर की घोषणा की वह पूरी तरह से बाह्य प्रभाव और समृद्ध तथ्यों पर है या विवेक शून्य है या अठधर्मिता के आधार पर की गई हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये आपको जो है भी बहुत आपको बहुत ही मतलब चीज़ें मतलब स्पष्ट क्लियर कर देती है जो उस समय हमारे संविधान में कुछ कमी रह गई थी नेशनल इमरजेंसी के संबंध में या आपातकालीन प्रावधान के संबंध में। तो इसको जो है 1978 के 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने इसको पूरा करने का काम किया। इसलिए यहाँ पे देखिए 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है। इसने एक और संशोधन किया, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 44 अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने आर्टिकल 352 में एक और संशोधन किया। इसने क्या संशोधन किया कि अब जो है नेशनल इमरजेंसी जो है यानी कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अब तो पूरे संपूर्ण भारत में या उसके किसी एक भाग में
अब चाहे तो बिहार में लगाए या किसी प्रांत में लगाए, मतलब ऐसे करके, मतलब कि ऐसे भी लगाया जा सकता है कि या तो पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने यह भी व्यवस्था कर दिया। इससे पहले, संशोधन से पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। ऐसी व्यवस्था थी कि जब भी राष्ट्रीय आपातकाल लागू होती थी पूरे भारत में लागू होती थी, लेकिन इसने संशोधन किया कि नहीं, अब या तो आप पूरे भारत में भी कर सकते हैं और किसी एक भाग, खास भाग में भी आप कर सकते हैं। तो ये भी एक पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती है, अपितु संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में जाती है। एक और पॉइंट, कितने बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है तो इसके परिणाम क्या निकलते हैं। मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दी गई तो इसके उसके बाद में क्या क्या, मतलब रूल बदल जाएंगे, क्या क्या चीज़ें हट जाएंगी। तो इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है तो उसमें क्या होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो आपको निलंबित नहीं होता है। याद रखता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है निलंबित नहीं होती है, अपितु क्या होता है, वह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। ठीक है, संघ की कार्यपालिका, जो संघ मतलब जो सेंट्रल का जो गवर्नमेंट है उसके अधीन आ जाता है। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अब वो गवर्नमेंट क्या करती है, अब जो राज्य सूची के जो विषय है, जो मतलब जो राज्य के मामले के जो विषय है, राज्य सूची के विषय है, उसके लिए वो कानून आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और बनाती है। और उसके बाद में आप देखेंगे कि कानून तो बनाती ही हैं, और उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने स्टेट के लिए कानून नहीं बना सकता, वो भी बना सकता है। लेकिन दोनों में अगर मतभेद होगा, दोनों में अगर विवाद होगा, तो सबसे ऊपर किसका कानून रहेगा, सेंट्रल का कानून। राज्य के मामले में भी यहाँ किसका कानून उच्च हो जाएगा, सेंट्रल का कानून उच्च हो जाएगा, और सेंट्रल के कानून को ही महत्व दिया जाएगा। उसके बाद में देखिए, राष्ट्रपति द्वारा की गई आपकी खोज एक जो है एक परिवर्तन रखती है, 1 माह तक परिवर्तन रखती है। और यदि इस दौरान इस संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित कर लिया जाता है और 6 माह के कितने, तो 2/3, संसद के 2/3, ठीक है, और 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। यदि संसद की 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो 6 माह तक परिवर्तन रहती है, और संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक बढ़ा सकती है। अब देखिए, एक प्रावधान यहाँ पे, एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर होता है। देखिए, जब राष्ट्रपति जब आपको अनुमोदन कर देता है, राष्ट्रपति जब आप नेशनल इमरजेंसी यानी कि आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जब कर देते हैं, तो इसके लिए क्या है, इस दौरान क्या है कि संसद से जो मेंबर ऑफ जो हमारा जो संसद है, लोकसभा है और राज्यसभा है, वहाँ 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है। मतलब 2/3 बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए, और 2/3 अनुमोदन होने के बाद में, मतलब कि संसद ने मंजूरी दे दिया है, तो इसका अनुमोदन के बाद में वो आपको 6 माह तक परिवर्तन में रहती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल कितने महीने तक, 6 महीने तक परिवर्तन में रहती है। और यदि इसे संसद के 2/3 बहुमत से अनुमोदित करवा लिया जाता है तो 6 माह परिवर्तन में रहती है, और संसद इसे पुनः एक बार में 6 महीने तक आपको आगे पहुंचा सकती है। राइट। उसके बाद में यदि लोकसभा साधारण बहुमत से, याद रखिएगा बात को, साधारण बहुमत होता है, विशेष बहुमत होता है, यहाँ हम साधारण बहुमत की बात कर रहे हैं। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा को वापस लेनी पड़ती है। मतलब कि यहाँ अगर उद्घोषणा वापस लेना है, मतलब कि अब नेशनल इमरजेंसी को हटाना है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि अगर आपको लोकसभा जो है साधारण बहुमत से आपातकाल की उद्घोषणा को पारित कर देता है, समाप्ति की उद्घोषणा पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उद्घोषणा को वापस लेनी पड़ती है। अब देखते एक और पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। आपातकाल की उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा विशेष अधिवेशन जब आहूत किया जा सकता है, मतलब आहूत मतलब बुलाना, आहूत मतलब क्या है, बुलाया जा सकता है, जब लोकसभा के कुल सदस्य 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष, किसको, तो लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो, या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो, दी जाती है। यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है, यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण देश की सुरक्षा संकट में है, तो संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर देते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कैसे कैसे प्रोसेस किया गया। उसके बाद में आगे देखिए, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए आपातकाल को बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, युद्ध और
बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाए गए आपात को क्या बोलते हैं हम लोग? बाह्य आपातकाल के नाम से जानते हैं। और स्वास्थ्य विद्रोह के स्वास्थ्य विद्रोह के आधार पर, सशस्त्र विद्रोह, यहाँ गलत टाइप हो गया है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाए गए आपात को आंतरिक आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, संघ के मंत्रिमंडल लिखित सलाह के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। अब देखिए, आपको मैंने इसके बारे में थोड़ा पहले बताया था कि संघ की मंत्रिमंडल मतलब सेंट्रल में जो मंत्रिमंडल की जो है जिसकी सरकार है, जब तक उसकी लिखित सलाह नहीं मिलता है, लिखित सलाह के बाद ही, सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा जो है आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। दूसरा है, 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा, 1 महीने के अंदर जो है संसद दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदन होना चाहिए। उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3, कितना? तो 2/3, कम से कम 2/3, और कुल सदस्य संख्या का बहुमत, और कुल सदस्य संख्या कितना चाहिए? बहुमत चाहिए। तो यहाँ एक रूल है कि आपको देखिए, पहला बात कि आपातकाल की उद्घोषणा कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर रहे हैं, तो आपको इसके लिए जो मंत्रिमंडल है लिखित सिफारिश करती है राष्ट्रपति से, और उसी के बाद में है राष्ट्रपति उद्घोषणा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि इसकी प्रक्रिया क्या है कि जो संसद है, दोनों सदनों में, जो हमारा राज्यसभा है और लोकसभा है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से इसको जो है आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन मतलब उसको पारित होना चाहिए। जब वहाँ से पारित हो जाती है तो आपको उसके लिए रूल क्या है? तो उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3, मतलब जितने भी लोग उपस्थित हैं उसमें से कितना? तो 2/3 आपके समर्थन का होना चाहिए, और कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो आपको जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू कर दी जाती है। और दूसरे सदन द्वारा संकल्प पारित किए जाने के तारीख से 6 माह की अवधि तक, कितने महीने तक? 6 महीने की अवधि तक, 6 माह की अवधि तक परिवर्तन में रहेगी, परंतु इसको असंख्य बार विस्तारित किया जा सकता है, प्रत्येक बार केवल कितना? तो 6 महीने के लिए। मतलब इसको असंख्य बार, मतलब कितने बार नेशनल इमरजेंसी अगर लागू कर दिया गया, जब लागू हो गई तो इसको हर बार जो है वहाँ से संसद से अनुमोदन करवा करके, संकल्प पारित करवा करके हर बार 6 महीने के लिए जो है आगे बढ़ाया जा सकता है, राइट। और कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है, ये नहीं कि एक बार, जब तक चाहें, जब तक स्थिति कंट्रोल में न हो जाए, जब तक सामान्य स्थिति न हो जाए, तब तक वो आपको चाहें तो बढ़ा सकते हैं और बढ़ा रह सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग फिर। अब देखिए, राष्ट्रपति द्वारा किसी समय हटाया जा सकता है। आपातकाल को जो है, नेशनल आपातकाल को, राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा जो है किसी भी समय हटाया जा सकता है। लोकसभा आपातकाल को समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत द्वारा संकल्प पारित करके आपात को हटा सकती है। अब इसके लिए कौन करेगी? तो लोकसभा जो है आपको जो है साधारण बहुमत से, लोकसभा जो है साधारण बहुमत से आपातकाल को समाप्त करने के लिए आपको जो एक संकल्प पारित करेगी, तब जाके जो है राष्ट्रपति जो है हमारे आपको आपातकाल को खत्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं, मतलब आहूत करना मतलब बुलाते हैं, और राष्ट्रीय आपात का दुरुपयोग रोकने के लिए संविधान में उपबंध क्या क्या है। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल का जो दुरुपयोग को रोकने के संविधान में उपबंध क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले चर्चा किया था, एक बार और देख लीजिए इन बातों को। देखिए, इन उपबंधों में अधिकांशतः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधित कर दिया गया। हम लोग कुछ देर पहले इस पर चर्चा किए थे कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या क्या अनुच्छेद 352 के तहत संशोधन कर दिए गए। तो देखिए इसमें कितने तरीके के संशोधन कर दिए गए, किस तरीके से। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने आंतरिक अशांति की जगह, एक वर्ड है आंतरिक अशांति की जगह, इसको सशस्त्र विद्रोह से
के प्रावधान कर दिया। जो पहले आंतरिक अशांति की जो बात थी उसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने जो है उसको हटा करके उसके जगह पे एक नया वर्ड रख दिया, उसको बोलते हैं सशस्त्र विद्रोह। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति का मतलब कारण स्पष्ट नहीं है, इसकी बातें स्पष्ट नहीं है कि आंतरिक अशांति मीन्स क्या। संविधान में इस बात को नहीं लिखा गया और इसी का जो है फ़ायदा उठा करके 1975 में जो है इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उन्होंने जो आंतरिक अशांति के नाम पर जो है देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया और इससे काफ़ी प्रॉब्लम आगे हुई और तो मैंने इस पर चर्चा भी किया था। तो इसी बात को दूर करने के लिए, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए जो है आपको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो है आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह को प्रावधान कर दिया गया। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा संशोधन किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा आपात की उद्घोषणा करने के लिए संघ मंत्रिमंडल की लिखित राय जरूरी है। मतलब संघ मंत्रिमंडल की लिखित राय जो है आपको जरूरी है। मैं आपको इसके बारे में पहले ही चर्चा किया, फिर एक बार और देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा कि राष्ट्रपति अगर आपातकाल की उद्घोषणा करते हैं तो उनको क्या करते हैं, संघ की लिखित सिफारिश राय जरूरी है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संसद द्वारा एक अनुमोदन के बाद केवल 6 माह तक परिवर्तन में रहता है। क्लियर। और लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित एक संकल्प द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। ये भी आपको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ने किया। उसके बाद में एक और चीज़ देखिए यहाँ पर कि 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा इसका अनुमोदन जरूरी है। पहले यह 2 माह था और साधारण बहुमत था। आप देखेंगे 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम से पहले जो है मतलब 1975 में जो आपको नेशनल इमरजेंसी लगा था तो उस समय ऐसा रूल नहीं था। उस समय क्या था कि संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत की जरूरत नहीं था, साधारण बहुमत की जरूरत थी और 2 महीने उसमें 2 महीने समय था। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, उसको अब विशेष बहुमत से प्रतिलोभित कर दिया गया और उसके बाद में अब जो 2 महीने था उसको घटा करके कितने कर दिए गए, उसको कर दिए गए 1 मंथ। उसको कर दिया कितना, तो 1 मंथ कर दिए गए। राइट। अब आगे देखिए, पहले सभी प्रकार के आपातकाल में अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको एक बार और ध्यान से देखिएगा। पहले क्या होता था कि आर्टिकल 19 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 90 जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप बहुत हमेशा चर्चा में सुनते हैं ये जो शब्द है और जो अनुच्छेद आर्टिकल जो है 19 बहुत ही ज़्यादा हमेशा चर्चा में रहता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्योंकि मानव अधिकार में सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार अगर बात किया जाए, हालांकि जितने भी मानव अधिकार आपको मिले, मूल अधिकार जो मिले हैं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपको आर्टिकल 19 जो है जो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। राइट, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। तो पहले क्या था इसके बारे में सुनिए। पहले क्या था कि सभी प्रकार के आपातकाल में क्या होता था, अनुच्छेद 19 जो था स्वतः निलंबित हो जाता था। लेकिन अब क्या है, केवल बाह्य आपातकाल, मतलब बाह्य मतलब अगर हम पे अटैक होता है किसी दूसरे देश का, उस आधार पर ही जो है आर्टिकल 19 का निलंबित कर दिया जाएगा। इस आधार पर क्या किया जाएगा, आर्टिकल 19 ही स्वतः ही निलंबित होता है। और अनुच्छेद 20 और 21 बाह्य आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। यहाँ गलत फिर टाइप हो गया है दोस्तों, इसको 21 समझे। राइट, यहाँ देखें एक 20 है यहाँ पे, उसके बाद में इसको 21 समझे। 20 और 21 बाह्य आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 और 21 को बाह्य आपातकाल में क्या निलंबित नहीं किया जा सकता। राइट। अब देखिए अनुच्छेद 19 क्या है, तो समझिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 जो है आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। मतलब आपको बोलने की अधिकार, आपको अपनी बात रखने के अधिकार, अपने पार्टी बनाने का अधिकार, अपना संगठन बनाने का अधिकार, आपको अपना काम करने का अधिकार, आपको अपने लिए मतलब कि अधिकार मांगने के लिए अधिकार। तो आपको आर्टिकल 19 से आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपको जब आपातकाल की घोषणा की जाती है तो पहले क्या था कि किसी भी प्रकार का आपातकाल, मतलब वो सशस्त्र विद्रोह मतलब आंतरिक आपातकाल हो या बाह्य आपातकाल हो, उसमें आपका जो है आर्टिकल 19 स्वतः ही अपने आप ही निलंबित हो जाता था, खत्म हो जाता था। लेकिन उसमें 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधन कर दिया गया और उसमें अब क्या किया गया कि अब केवल बाह्य आपातकाल के आधार पर, बाह्य आपातकाल मतलब आपके देश पर कोई देश अटैक करता है, युद्ध करता है, तो इस आधार पे जो है आप अपने देश में जो है आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है अपने आप निलंबित हो जाएगा। दूसरा है, एक और चीज़ है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपको जीने का अधिकार, काम करने का अधिकार जो बाह्य आपातकाल में निलंबित नहीं होता है।
अनुच्छेद 20 और 21 जो है आपको 21 है जीने का अधिकार, 20 है दोष सिद्धि के संबंध में अपने आप को बात रखने का अधिकार। मतलब कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे कि आपको कोई पुलिस आपको पकड़ लेती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर में जो है आपको कोर्ट के सामने पेश करना है, और उसके बाद में आपको ऐसा मतलब कि कोर्ट को अब जब तक कोर्ट में आप पेश नहीं किए जाएंगे तब तक पुलिस आपके बारे में थर्ड डिग्री वगैरह ये सब जो इस्तेमाल करता है, जो गलत चीज़ें होती हैं वो चीज़ नहीं कर सकता है ना। तो कानून हमारा कहता है कि उसको जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसका संरक्षण किया जाएगा। तो आज का आर्टिकल 20 कहती है। आर्टिकल 21 जो है आपको जीने का अधिकार है, मतलब कि आपको अब अपना मतलब जीवन जीने का अधिकार के बारे में बात करती है। तो इसको जो है आपको बाह्य आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। ये आप चीज़ को जो 20 और 21 को जो है बाह्य आपातकाल में, मतलब जो अगर हम पे दूसरा देश अटैक करते हैं उस समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव क्या क्या पड़ता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मैं जितने भी बिंदु आपको बता रहा हूँ सभी चीज़ों को आप समझेंगे, किसी भी एग्ज़ाम में आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप कोई भी एग्ज़ाम किसी भी लेवल के एग्ज़ाम दे और इसके जवाब आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पर दिया हूँ, कोई बात को मैं नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे आपको समस्या हो। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। तो हम लोग देखते हैं, अब देखिए राष्ट्रीय आपात का प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है, इसके परिणाम, इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहले हम लोग कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कार्यपालिका मतलब कौन, आपको मैंने इसके पहले चर्चा किया था। कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। विधायिका जो होती है, विधायिका मतलब विधान यानी कि कानून बनाती है। कार्यपालिका मतलब कानून को लागू करती है। न्यायपालिका मतलब न्याय को व्याख्या करती है, यानी कानून की व्याख्या करती है। तो जो कार्यपालिका है अब उसमें क्या प्रभाव आएगा, उसमें क्या बदलाव आएगा। अगर राष्ट्रपति आपातकाल लागू हो गया तो उसके बाद क्या इसमें चेंजिंग आएगा। देखिए, केंद्र किसी विषय पर राज्यों को निर्देश दे सकता है परंतु राज्य सरकार को बर्खास्त और निलंबित नहीं कर सकता है। मतलब केंद्र कार्यपालिका, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट को अब वो आपको डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। यहाँ तक कि उसके मामले में भी आपको मतलब चीज़ों को दखल अंदाजी कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि राज्य जो है पूर्ण रूपेण अब केंद्र के अंदर में आ जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो है राज्य सरकार को बर्खास्त और निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए विधायी प्रभाव क्या पड़ेगा। विधायी प्रभाव मतलब कानूनी प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए क्या होगा, संसद को राज्य सूची के विषय पर, संसद को जो है राज्य सूची के विषय पर समवर्ती शक्ति मिल जाती है, मतलब कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। अर्थात राज्य सूची में किसी विषय पर संसद विधान बना सकती है, कानून बना सकती है, राइट। और राज्य विधानसभा बर्खास्त और निलंबित नहीं की जाती है, यह अस्तित्व में रहती है, राज्य विषयों पर प्रावधान बनाना जारी रखती है। मतलब आपको इसके बारे में थोड़ा देर पहले मैंने चर्चा किया भी था कि देखिए अगर आपातकाल लागू हो जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तो विधायी प्रभाव क्या पड़ेगा। तो पहला बात मैंने बताया कि संसद जो होता है आपको विकेंद्रीकरण की जगह क्या होता है, केंद्रीकरण हो जाता है। मतलब कि अब जो है पूरे पावर सेंट्रल में आ जाता है। ज़्यादा पावर किस में आता है, सेंट्रल में आ जाता है। सेंट्रल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है। और वो जो राज्य सूची होता है, हमारे पास जो 3 सूची है आपको, समवर्ती सूची, राज्य सूची और प्रांतीय सूची जो है, उन सूचियों पे जो है उसमें जो आपको राज्य सूची है, संघ सूची है, राइट। 3 सूचियाँ हमारे पास में, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। तो संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार है किसके पास है, तो सेंट्रल के पास में है, राइट। और जो राज्य सूची है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास में है, तो राज्य के पास में, स्टेट के पास में है। और जो समवर्ती सूची है उसमें उसके लिए कानून बनाने के अधिकार किसके पास में है, तो दोनों के पास में। मतलब स्टेट भी बनाती है और सेंट्रल भी बनाती है। मतलब आपको राज्य सरकारें भी बना सकती है और जो भारत सरकार है वो भी बना सकती है कानून। अब जब दोनों कानून की बात अगर होगी तो सबसे ज़्यादा कानून वैल्यूबल किसका माना जाएगा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। लेकिन जब आपातकाल लागू हो जाती है तो आपातकाल लागू हो जाती है तो अब क्या है भाई कि संसद जो पहले राज्य सूची की वजह से कानून नहीं बना रही थी, अब वो राष्ट्रपति के मंजूरी से जो क्या करता है, आपको राज्य सूची के विषय पर भी कानून
बनाता है, अर्थात राज्य सूची के किसी विषय पर वह कानून बना सकता है, संसद कानून बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को उसको मानना पड़ेगा। लेकिन एक और बात याद रखने वाली बात है कि राज्य विधानसभाओं को जो है बर्खास्त तो निलंबित नहीं किया जा सकता है, और वो अस्तित्व में रहती है, और चाहे तो राज्य सूची के विषय पर वो भी कानून बना सकती है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन इन दोनों के कानून बनाने में अगर सबसे ज़्यादा वैल्यूबल किसका होगा, तो सेंट्रल के द्वारा बनाया हुआ कानून ही मान्य होगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। संसद विधि द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अवधि सामान्यतः 5 वर्ष की अवधि में एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए बढ़ा सकती है। तो देखिए संसद विधि द्वारा क्या करता है, लोकसभा यानी कि जो लोकसभा का कार्यकाल है या राज्य विधानसभा का कार्यकाल अवधि, इसको सामान्यतः 5 वर्ष की जो हमारे पास कितने होता है, हमारी जो सरकार जो चयनित होता है कितने वर्षों के लिए हम लोग चुनते हैं, 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर्स। किसी भी सरकार की अवधि जो हमारे यहाँ 5 ईयर्स है। राइट, लेकिन आपातकाल में क्या होता है कि सेंट्रल अगर चाहे तो उसको 5 साल से बढ़ा कर क्या कर देगा, उसको 6 साल कर देगा। राइट, उसको कितने कर देगा, 6 साल कर सकता है, इस सेंट्रल के हाथों में है। ठीक है, अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए वित्तीय संबंधों पर जो प्रभाव पड़ता है इसमें क्या होता है कि केंद्र राज्यों के साथ वित्तीय संसाधनों का वितरण को निलंबित कर सकता है। केंद्र क्या करता है, राज्यों के साथ जो भाई पहले अभी क्या होता है कि स्टेट के साथ में हमारा जो टैक्सेस होते हैं, जो पैसे होते हैं, उसका बंटवारा होता है, करों का बंटवारा होता है, टैक्सों का बंटवारा होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। लेकिन अब जब राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू हो जाएगी तो केंद्र क्या करेगी, राज्यों के साथ वित्तीय संसाधनों के वितरण को निलंबित कर देगा अगर वो चाह ले तो। ठीक है, उसके बाद में मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, मैंने अभी चर्चा थोड़ी देर पहले किया था आपसे, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मूल अधिकारों पर आर्टिकल 20 और 21 अभी चर्चा किया था मैंने, 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 और 21 जो है कभी निलंबित नहीं होते हैं। तो इसलिए एग्जाम में याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जब आपको राष्ट्रीय आपातकाल लागू होंगे तो कौन से मूल अधिकार, 2 मूल अधिकार है जो निलंबित नहीं होते हैं। तो आर्टिकल 20 और अनुच्छेद 21, मतलब अनुच्छेद 20 और 21 अधिकार जो है आपको निलंबित नहीं होते हैं। मतलब कि अपराध सिद्धि के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में आपको ये वाली संरक्षण का अधिकार, दूसरा आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार, ये दोनों क्या होते हैं, निलंबित नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाए तो किसी को लेकर अंदर ठेल दो, किसी को लेकर अंदर जेल में ठेल दो, मतलब उस आदमी का कोई अधिकार नहीं, जिस तरीके से ऐसा नहीं किया जा सकता। राइट, उसके बाद में अनुच्छेद 19 बाह्य आपातकाल की दशा में स्वतः निलंबित हो जाता है और आंतरिक आपातकाल की दशा में एक पृथक उद्घोषणा द्वारा निलंबित किया जाता है। मतलब अनुच्छेद 19 जो है बाह्य आपातकाल, मतलब कोई हम पे अटैक कर दे तो उस आधार पे जो है आपको निलंबित हो जाता है, अपने आप निलंबित हो जाता है। और आंतरिक आपात की दशा में, आंतरिक मतलब सशस्त्र विद्रोह की दशा में, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह की दशा में जो है एक पृथक उद्घोषणा द्वारा निलंबित किया जा सकता है। एक उद्घोषणा करना पड़ेगा तब उसको जो है निलंबन किया जाएगा। अन्य सभी मूल अधिकार जो है राष्ट्रपति की पृथक उद्घोषणा द्वारा निलंबित किया जा सकता है। उसके बाद जितने जो आपके मूल अधिकार है राष्ट्रपति के पृथक उद्घोषणा द्वारा, अलग उद्घोषणा द्वारा जो है निलंबित किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए इसके प्रभाव, आपातकालीन उद्घोषणा के प्रभाव जो है क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए आपातकालीन उद्घोषणा का प्रभाव, जब कभी संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो उसके प्रभाव होते हैं। पहला क्या प्रभाव होते हैं, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका शक्ति का अधीन हो जाता है। ठीक है, मतलब जो राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है, पावर जो है, मैंने आपको बोला कि विकेंद्रीकरण से केंद्रीकरण की ओर बढ़ जाएगा। विकेंद्रीकरण से मतलब केंद्रीकरण। अब देखिए विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण मतलब क्या, देखिए विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का हस्तांतरण निचले स्तर तक। ठीक है, निचले स्तर तक सत्ता का हस्तांतरण निचले स्तर तक, जैसे कि पंचायत हमारा विकेंद्रीकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो सत्ता का हस्तांतरण निचले स्तर तक, यानी कि यही है विकेंद्रीकरण। और केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि अब पूरे सत्ता का हस्तांतरण कहाँ हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब केंद्र में हो जाएगी। राइट, तो ये हो जाएगा केंद्रीकरण। तो क्या होती है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी अब क्या होगा, संघीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन हो जाती है। राइट, दूसरा संसद विधायी शक्ति राज्य सूची से संबंधित विषयों तक ही विस्तृत हो जाती है। अब संसद की जो विधायी शक्ति मतलब कानून बनाने की शक्ति जो है राज्य सूची के मामले तक जो है आपको विस्तृत हो जाती है। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा भी की है। आगे
संविधान का अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्थगित हो जाती है, अभी भी मैंने बताया। उसके बाद में राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि किस संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में उल्लिखित अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए न्यायपालिका के शरण लेने का अधिकार को स्थगित कर दे। अब राष्ट्रपति के पास में एक अधिकार ये भी प्राप्त हो जाता है कि संविधान में जो आर्टिकल 20 और 21 का जो उल्लेख किया गया अधिकारों का, उसको क्रियान्वयन के लिए न्यायालय के शरण लेने का अधिकार को स्थगित कर सकता है। उसके बाद में देखिए अनुच्छेद 352 जो आपको राष्ट्रीय आपातकाल जो है अधीन बाह्य आक्रमण के आधार पर प्रथम आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। अब देखिए अब हमारे देश में आपातकाल जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब कब हुई है। तो पहली बार आप देखेंगे अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हुई थी बाह्य आक्रमण के आधार पर, कब हुई थी? तो पहली आपकी उद्घोषणा जो हुई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962, 26 अक्टूबर 1962 को, राइट, जब चीन ने हम पे हमला कर दिया था उस समय हम लोगों ने जो है आपको राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू किया था। उसके बाद में जो है ये आपको 10 जनवरी 1968 को समाप्त हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आपातकाल की घोषणा 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से युद्ध के समय की गई, और वो भी बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक है। बाह्य आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण के आधार पर हम लोगों ने जो है आपको दूसरा जो है उद्घोषणा 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के समय किया। और तीसरा उद्घोषणा हम लोगों ने कब किया? और तीसरा उद्घोषणा जैसा कि आप सब जानते ही हैं 1975। अब आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के सामने है राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो दोस्तों आप, हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और जो भी अगर सवाल कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर सवाल को लिख सकते हैं, आपको वहाँ उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपके कमेंट बॉक्स को जब भी समय मिलता है हम देखते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके जो सवाल है उसको जवाब वहाँ मिले। तो आइए हम लोग नेक्स्ट अगली कड़ी में बढ़ते हुए देखते हैं राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या होता है। देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या होता है, इसमें 2 आदमी बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला 3 आदमी देख लो। एक तो भैया अपना सीएम, राइट, एक अपना सीएम हो गई, दूसरा हो गया राज्यपाल गवर्नर, और इनके नाम पे जो गेम बजाएगा वो है आपको राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम पे जो लोग गेम बजाएंगे ये लोग गेम बजाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है राष्ट्रपति शासन में। देखिए इसमें हम लोग जो कुछ चीज़ों को समझेंगे, अनुच्छेद 356 के अधीन, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में जो है, किसी राज्य में यह समाधान हो जाने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों को अनुपालन करने में असमर्थ रहता है तो आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अब देखिए आर्टिकल 356 कहता है क्या है, संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि अगर किसी स्टेट में राज्य में राज्यपाल को यह यानी कि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, मतलब यह मालूम हो जाए कि उस स्टेट में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, मतलब संवैधानिक तो जो संविधान जो हमारा जो है वहाँ पे विफल हो गया हो, और राज्य संघ की कार्यपालिका के निर्देशों पर अनुपालन करने में असमर्थ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे कानून बनाए और स्टेट गवर्नमेंट अगर उसको लागू नहीं करे, है ना, तो उस आधार पे जो है आपको उस स्टेट में जो है आपातकाल की उद्घोषणा यानी कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है। क्लियर। एक आर्टिकल यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ, आर्टिकल 365 है, 356, एक 356 या 365 भी है। 365 स्पष्ट रूप से कहता है कि सेंट्रल के बनाया हुआ कोई भी अनुदेश, कोई भी निर्णय को अगर राज्य पालन नहीं करता है, सेंट्रल के द्वारा बनाया हुआ कानून को, तो उसके आधार पर आर्टिकल 365 के तहत भी है जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए राज्य में आपात की घोषणा के बाद संघ न्यायिक कार्य छोड़ करके राज्य प्रशासन के कार्य अपने हाथों में ले लेता है। न्यायिक कार्य मतलब जो जुडिशरी जो वर्क है हम लोग का, उस काम को छोड़ करके बाकी जितना काम है सब सेंट्रल अपने हाथ में ले लेता है स्टेट का। मतलब मान लीजिए अगर एक उदाहरण के अनुसार आप समझिए कि अगर बिहार में आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है, तो वहाँ पे जब होगी तो राज्य में से उस समय आपात की जो घोषणा हुई, राष्ट्रपति शासन की जो घोषणा हुई है, तो सेंट्रल क्या करेगी,
संघ जो है न्यायिक कार्य को छोड़ करके, मतलब जुडिशरी सिस्टम को छोड़ करके राज्य प्रशासन के सभी कार्य को अपने हाथों में ले लेगा। इसका मतलब है कि राज्य सरकारों को ख़त्म कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार क्या हो जाएगी? निलंबित हो जाएगी। अब याद कीजिए, इससे पहले मैं आपको बताया था राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है? राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है। लेकिन इसमें राष्ट्रपति शासन में क्या होगा? जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होगी वहाँ की सरकार निलंबित हो जाएगी। मतलब निलंबित हो जाएगी मीन्स मतलब कि सरकार अगर निलंबित हो गई तब, या सरकार नहीं बन पाई तब, तो उस समय स्थिति देश में क्या, उसमें स्टेट में क्या होगा? आपको राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब और हम विस्तार से इसको देखेंगे, समझेंगे। देखिए, राज्य में आपात की उद्घोषणा की अवधि जो है 2 माह होती है। इसके अधिक के लिए संसद की से अनुमति लेनी होती है, और यह 6 माह तक की, तब यह 6 माह तक की होती है। अधिकतम 3 वर्षों के लिए, अधिकतम 3 वर्ष तक यह राज्य के परिवर्तन में रह सकती है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। मतलब आप देखिए, अगर किसी स्टेट में अगर आप आपातकाल आपको राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं तो पहले उसकी उद्घोषणा के लिए अवधि कितना? तो 2 महीना है। मतलब 2 महीना में जो है उसके लिए जो है आपको संसद के दोनों सदनों से जो है आपको जो पारित करवा लेना होगा। ठीक है, 2 महीने के तक अंदर में संसद के दोनों सदन है, यानी कि राष्ट्रपति शासन प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इनका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाने चाहिए। यदि राष्ट्रपति शासन का घोषणा लोकसभा के विघटन होने के समय जारी होता है तो यह लोकसभा के आपको 2 माह के भीतर बिना उद्घोषणा की स्वीकृति के विघटित हो जाती है। तब उद्घोषणा लोकसभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है, बशर्ते राज्यसभा ने निश्चित समय सीमा में स्वीकृति कर दिया हो। अब देखिए, दोनों सदनों द्वारा अगर स्वीकृति हो गई, देखिए अगर दोनों सदनों ने स्वीकृति कर दिया कि भाई फलना राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन रहेगा, तो इस आधार पे अब क्या होगा आगे की कार्रवाई। देखिए, तो स्वीकृति हो गई तो राष्ट्रपति शासन कुछ 6 महीने तक रहता है। कितने महीने तक रहता है? 6 मंथ तक रहता है। राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक रहता है? 6 मंथ तक रहता है राष्ट्रपति शासन। थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्क्रीन पे, इसके लिए खेद है। चलिए हम फिर देख रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट। ओके, क्लियर। तो अब देखिए सॉरी, कि अगर चीज़ें क्या हो गई कि अगर लागू हो गई, अगर आपको जब दोनों सदनों से अनुमोदन हो गया, उसका दोनों सदनों से अनुमोदन के बाद में जो है अब आगे का कार्रवाई क्या होगा, तो अब राष्ट्रपति उसको जो है 6 महीने के लिए जो है उस स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, और इसको अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम कितने दिनों के लिए? 3 वर्ष की, अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए जो है राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, और संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। मतलब हमेशा हर 6 महीने पे जो है संसद से जो है पार्लियामेंट से ऑर्डर लेना होगा, मतलब स्वीकृति लेना होगा, तभी उसको 6 महीने के लिए उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, और अधिकतम 6 महीने के लिए। अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा में जो है अधिकतम बार, कितनी भी बार भी जो है आप उसको हर बार 6 महीने बढ़ा करके आप असंख्य बार जो है आप देश में अपनी जो पार्टी के जो सरकारें हैं उस सरकार को आप जीवन दे सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है अधिकतम जो है आप देखेंगे 3 महीने तक ही आप जो है नेशनल इमरजेंसी को राष्ट्रपति शासन को आप रख सकते हैं। और नेशनल इमरजेंसी मैंने क्या बताया कि उसको असंख्य बार रख सकते हैं, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन इसके लिए कितना है, इसके लिए बाउंडेशन है, इसके लिए 3 वर्ष का समय सीमा दिया गया। मतलब 3 वर्ष से ज़्यादा किसी स्टेट में जो है आप राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब देखिए, थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन का कहाँ लागू किया गया था। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो है आपको लागू किया गया था अनुच्छेद पंजाब में। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? पंजाब में 356 का प्रयोग किया गया था, जो 1951 में भार्गव मंत्रिमंडल के पतन के कारण बना था। संविधान सर्वाधिक मत समय जो है अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब राज्य में ही रहा है। मतलब कि 1987
11 मई 1987 से 25 फरवरी 1992 तक। मतलब आप देखेंगे सर्वाधिक जो है पंजाब में ही जो है आपको आपातकाल का समय सीमा लागू रहा है, आपातकाल वहीं पे सबसे ज़्यादा लागू रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ भी क्लियर हो गई। अब देखिए राज्य में जब आपात स्थिति यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होती है तो फिर क्या क्या कहानी होता है, क्या क्या चेंजिंग होता है। तो देखिए मतलब कि मेन पावर किनके हाथों में आती है, कैसे होती है, इनको समझिए। अब देखिए राज्यपाल जो है के प्रतिवेदन पर अन्यथा यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें राज्य सरकार को संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकती, तो वह राज्य सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले लेता है और वह घोषित कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा, बहुत ही कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लियर। तो इसमें क्या है कि आपको राज्य सरकार के सभी जो काम होते हैं, जो सभी कृत्य होते हैं, यानी कि राज्य सरकार को निलंबित कर दिया मतलब किया जा सकता है। और राज्य सरकार के सभी काम में किसके हाथों में आ जाते हैं, राष्ट्रपति के हाथों में आ जाते हैं। और राष्ट्रपति जो है उस मामले पर, उस विधान पे जो है कानून बनाने के लिए संसद को अनुमोदित कर देता है, संसद को नियुक्त कर देता है। ठीक है। देखिए अब ऐसी उद्घोषणा 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अब देखिए हम लोगों ने चर्चा किया था आपको विशेष बहुमत द्वारा कहाँ चाहिए, तो नेशनल इमरजेंसी जब लागू होगी वहाँ आपको विशेष बहुमत चाहिए। लेकिन आपको ऐसी उद्घोषणा जो राष्ट्रपति शासन लागू होगी तो इसके लिए यहाँ साधारण बहुमत चाहिए। क्या चाहिए आपको, साधारण बहुमत चाहिए। अब यहाँ देखिए वहाँ कितने महीने के लिए था, वहाँ 1 महीने के लिए था। 1 महीना मतलब मीन्स कि मतलब उद्घोषणा जैसे कि संसद के दोनों सदनों में उद्घोषणा जो है आपको 1 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, वहाँ से पारित हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया गया है, इसमें 2 महीने रखा गया। इसमें क्या किया गया है, 2 महीने रखा गया है और साधारण बहुमत रखा गया है। तो दोनों यहाँ पे चेंज है। अब देखिए अनुमोदन के बाद यह उद्घोषणा जो है 6 माह की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहता है। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद 6 माह की अवधि के लिए और विस्तारित किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष की इस सीमा अवधि के बाद में अधिकतम 2 और वर्षों के लिए विस्तारित किया जा सकता है, परंतु एक बार में केवल 6 महीने के लिए, बशर्ते निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करती हो। पहला, संपूर्ण भारत में या संपूर्ण राज्य में किसी भी भाग में आपात की स्थिति लागू है। दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाई कारण राष्ट्रपति शासन जारी रखना आवश्यक है। अब देखिए इस बात को समझिए कि जब राष्ट्रपति शासन जब लागू किसी स्टेट में हो जाता है तो वहाँ होने के लिए पहले तो आपको भाई वहाँ राष्ट्रपति शासन देखिए। अब एक चीज़ एक प्रक्रिया प्रैक्टिकली समझिए। अगर किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो जब राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाए तो पहले तो राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा कर देते हैं, राज्यपाल के माध्यम से राज्यपाल करते हैं। ठीक है। अब राज्यपाल उसके चीज़ों को आप देखते हैं अपने अंडर में ले लेते हैं और राज्यपाल जो है आपको देखेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पोस्ट पे रहते हैं। तो समझिए कि राष्ट्रपति के एक ऑफिसर की तरह ही, एक अधिकारी की तरह ही है वहाँ पे। तो इसलिए संपूर्ण कार्यभार जो वहाँ वो देखते हैं। और चीज़ें वहाँ पे क्या होती है कि अब जब राष्ट्रपति यानी कि जो आपको राज्यपाल के द्वारा जब राज्यपाल अनुमोदन कर दिया राष्ट्रपति को कि आप उद्घोषणा कर दिए कि देश में जो है इस स्टेट में जो है राष्ट्रपति शासन होगी, तो राज्यपाल उसके मामले से फिर राज्यपाल उसको घोषणा कर देते हैं कि स्टेट में जो है आपको राष्ट्रपति शासन लागू होगी। वहाँ होने के बाद में अब संसद जो आपको लोकसभा राज्यसभा है वहाँ आपको जो है साधारण बहुमत से इस बात को 2 महीने के अंदर पारित होनी चाहिए। कितने महीने तक, 2 महीने के अंदर पारित होनी चाहिए। अगर 2 महीने के अंदर पारित नहीं हुआ तो फिर से राज्य सरकार पुनः बहाल हो जाएगी, मतलब वो जो निलंबित हो गई थी फिर से वहाँ वो जिंदा हो जाएगी और फिर से वापस आ जाएगी। लेकिन अगर 2 महीने के अंदर उन्होंने पारित कर दिया तो राष्ट्रपति शासन जो है 6 महीने तक रहेगी। कितने महीने तक रहेगी, 6 महीने तक। लेकिन इसको 6 महीने से आगे भी बढ़ाया जा सकता है और हर बार बढ़ाया जा सकता है और अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये कब ऐसा स्थिति होगा, हर बार आप 6 महीने कब बढ़ाएंगे, जब ऐसा स्थिति 2 शर्तें इसके लिए हैं। पहली शर्त क्या है कि संपूर्ण भारत में अगर पूरे देश में अगर समझिए नेशनल इमरजेंसी लगा यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में भाई राज्य सरकार को फिर से नियुक्त करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरा, निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे, मतलब इलेक्शन कमीशन यह प्रमाणित कर दे कि अभी हम उस स्टेट में इलेक्शन करवाने में सक्षम है, बहुत कठिनाई है, थोड़ा देर और इसको राष्ट्रपति शासन रहने दीजिए। तो उस स्थिति में भी जो है
राष्ट्रपति शासन के टाइम को बढ़ाया जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो गई। नेक्स्ट यहाँ देखिए, राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होगा, और इस बात को समझिए। इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट बातें। अब यहाँ समझिए राष्ट्रपति शासन का प्रभाव क्या होगा। देखिए हम लोग एक एक चीज़ करके देखेंगे यहाँ पे कि कार्यपालिका पर पहले क्या प्रभाव होगा, उसका विधायिका पर क्या प्रभाव होगा। तो देखिए कार्यपालिका, पहला बात कि राज्य मंत्री परिषद के बर्खास्त कर जाते। जो स्टेट में कोई सरकार अगर है और राष्ट्रपति शासन लागू हो गई तो सरकार क्या हो जाएगी, बर्खास्त हो जाएगी। दूसरा, इसके सभी कृत्यों को निर्वहन राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है। मैंने बोला ही उनका एक अधिकारी है राज्यपाल राष्ट्रपति के, तो इसीलिए राज्यपाल के द्वारा क्या है, राष्ट्रपति के निर्देश पे किया जाता है। तो एक यहाँ चीज़ें हो गई। अब ये विधायिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा। राज्य विधानसभा बर्खास्त और निलंबित कर दी जाती है। मैंने बताया कि राज्य विधानसभा क्या होता है, बर्खास्त और निलंबित कर दी जाती है। मान लीजिए अभी आपको एक उदाहरण और देता हूँ कि अभी सभी जगहों पर अभी एक नया एक्ट भारत सरकार में पास हुआ, CAA है ना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिक संशोधन कानून जो आपको जो आया, CAB कैब, अब उसको कैब कहेंगे, बिल अब हो चुका है, मतलब पारित हो चुका है। अभी एक्ट कहेंगे, CAA कहेंगे, कैब नहीं कहेंगे। तो अब देखिए जो CAA आया, CAA, ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हमारा जो आया है 2020 2020। तो इसको समझिए, इसमें चीज़ें क्या है कि अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कानून बनाई, CAA जो बिल हमारा जो है, नागरिकता संशोधन विधेयक जो है, ये जो कानून है नागरिकता संशोधन कानून जो है, कानून सेंट्रल का मतलब ये मामला किसका, तो संघ सूची का विषय है। तो संघ सूची के विषय पे कानून कौन बनाता है, तो सेंट्रल बनाता है। तो सेंट्रल ने इस कानून को बनाया, तो इस कानून को सभी स्टेट को लागू करना होगा। अगर कोई स्टेट कहता है कि इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे, तो इस स्थिति में आपको जो संसद है राष्ट्रपति से अनुमोदन कर सकता है कि आप उस स्टेट में जो है सरकार को निलंबित कर दीजिए, वर्तमान सरकार को निलंबित कर दीजिए और राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दीजिए, और ऐसा किया जा सकता है। राइट, तो समझ में आ गई। तो यानी कि विधानसभा बर्खास्त तो निलंबित कर दी गई, लेकिन ये करने के बाद 2 महीने के अंदर, कितने महीने, 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंडर 2 मंथ्स आपको जो क्या करना होगा, संसद में जो है आपको साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से है इस बिल को पारित कराना होगा कि उस स्टेट को सरकार जो निलंबित कर दी गई है राष्ट्रपति शासन वहाँ पे 6 महीने तक के लिए रहेगी। तो वहाँ अनुमोदित अगर हो गया 2 महीने के अंदर तो ठीक है, तो 6 महीने तक शासन रहेगी, राष्ट्रपति शासन लागू रहेगी। अगर अनुमोदित नहीं हुआ 2 महीने के अंदर तो राष्ट्रपति शासन क्या होगा, आपको ख़त्म हो जाएगी, और जो सरकार जो पुनः जो राज्य सरकार जो है जो थी जो बर्खास्त हो गई थी वो पुनः जीवित हो जाएगी, पुनः बहाल हो जाएगी। क्लियर। और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। और अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए कि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में अंतर क्या होता है। मतलब नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रपति शासन में अंतर, थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इस टॉपिक को फिर से रिवीजन करने के लिए दिया है कि राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर क्या क्या होगा। सो देख लीजिए। पहला चीज़ को देखिए कि राष्ट्रीय आपात में केंद्र और सभी राज्यों के मध्य संबंध जो होते हैं, केवल वही राज्य नहीं जहाँ आपात की स्थिति लागू है में मूलभूत परिवर्तन आता है, जबकि राष्ट्रपति शासन में केंद्र और केवल संबंधित राज्य के मध्य संबंध में परिवर्तन आता है। मतलब अगर देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, सॉरी राज्य में नहीं, देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई, लागू हो गई, तो इस स्थिति में क्या होता है कि केंद्र और राज्य संबंध पूरे बदल जाते हैं और इसका मामला सब स्टेट पे पड़ता है, सब स्टेट पे पड़ सकता है। लेकिन जब राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में लागू होती है तो ये मामला उस स्टेट में जहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुई वहाँ और जो सेंट्रल है वहाँ दोनों के बीच का ही संबंध रहता है, इन दोनों के संबंध पे ही प्रभाव पड़ता है, बाकी स्टेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकारें अपना काम करती है, रहती है। दूसरी चीज़ को समझिए, राष्ट्रीय आपात में राज्य मंत्री परिषद अस्तित्व में रहती है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखती है, जबकि राष्ट्रपति शासन में राज्य मंत्री परिषद क्या होता है, बर्खास्त कर दी जाती है। मतलब नेशनल इमरजेंसी जब देश में लागू होगा तो कोई सरकार बर्खास्त नहीं की जाएगी, राइट, उल्टे क्या किया जाएगा, उनका कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन जब किसी स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ की सरकार निलंबित कर दी गई है या सरकार कोई बनी ही नहीं है, जिस वजह से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
राष्ट्रीय आपात में राज्य विधानसभा कार्य करना जारी रखती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होती है तो राज्य विधानसभा क्या करता है, कार्य मतलब उसको बर्खास्त नहीं किया जाता है, राज्य विधानसभा को बर्खास्त नहीं किया जाता है, निलंबित नहीं किया जाता है, तो आपको जो है वो सभा काम करना जारी रखती है। जबकि राष्ट्रपति शासन में क्या होता है भाई, विधानसभा ही निलंबित कर दी गई, बर्खास्त कर दी गई, तो कहाँ से कार्य करेगा। तो इसीलिए इसमें दोनों अंतर यहाँ पे ये है। तीसरा देखिए एक और अंतर, राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। राष्ट्रीय आपात में क्या होता है, मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, जो हमारा जो 6 मूल अधिकार है वो प्रभावित होते हैं। जबकि राष्ट्रपति शासन में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय आपात में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति शासन में नहीं होते हैं। ठीक है। अब वित्तीय आपातकाल, अब देखिए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक अब आ गया आपके सामने, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के लागू किया जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 360 के तहत जो है वित्तीय आपातकाल की बात हमारा संविधान करता है। और वित्तीय आपातकाल क्या होता है इसको समझिए। देखिए अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जब उसे विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति विद्यमान है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिति और साख को खतरा है, तो जो है आपको राष्ट्र में जो है आपको वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। जैसे अभी ताज़ातरीन मामला देख लीजिए, भारत में अभी कोरोना का मामला चल रहा है। कोरोना बहुत ही अभी चरम सीमा पर विकट स्थिति में है। अगर और ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो सरकार के पास पैसे की कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से कमी हो जाएगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम जब क्रिएट हो जाएगा। अभी तो सरकार हर जगह से वेतन काट रही है, सांसदों का वेतन, उसका निवेदन वेतन भत्ता काट रही है। उसके बाद में जो हमारे जो एम्प्लॉय है जो सर्विसेज में काम करते हैं उनकी भी बहुत सारे पेंशन वगैरह को काटे गए हैं। तो बहुत सारी चीज़ों, कई सारे लोगों को नौकरी से भी निकाले गए हैं। तो ऐसे चीज़ों को करके गवर्नमेंट अपने पैसे को क्या कर रहा है, मतलब कि बचा रहा है, खर्चों को बचा रहा है, कम कर रहा है, जिससे उन्हें मतलब स्थिति को संभालने में मौका मिले। लेकिन अगर इससे भी स्थिति न संभले तो कुछ समय क्या हो सकता है, शायद में भी ऐसा भी हो, गवर्नमेंट जो है वित्तीय आपातकाल की ओर आगे बढ़ सकती है और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकते हैं। राइट। तो इस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लागू होती है। ऐसा भी होता है कि अगर आपके देश पर अटैक हो गया और आपके यहाँ बहुत पैसे खर्च हो गए, आपके देश से माल जान की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, पैसे नहीं है, आपके देश का वित्तीय स्थिति गड़बड़ है, तो इस आधार पर भी अगर चाहें तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के द्वारा जो है उसको जो आपको लागू कर दिया जाएगा वित्तीय आपातकाल। क्लियर। तो मैंने बता दिया कि वित्तीय आपातकाल लागू होने की परिस्थितियाँ क्या क्या हो सकती है। अब देखिए वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखना और उनको स्वीकृति मिलना आवश्यक है। फिर यहाँ पे क्या है कि 2 महीने के अंदर में जो है आपने अगर वित्तीय आपातकाल लागू कर दिया, लेकिन फिर 2 महीने के अंदर संसद से उसको क्या करवाना होगा, उसको सम्मुख रखना होगा और उनको स्वीकृति लेना होगा कि हमने जो किया है वित्तीय आपातकाल जो लागू किया है क्या मतलब वो रहेगा कि नहीं। तो संसद अगर अनुमति दे देती तो फिर आगे रहेगी, नहीं तो वहीं खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो, तो 2 महीने के भीतर राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत वो आगे भी लागू रहती है। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में अगर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाए जब लोकसभा विघटित हो जाए, मतलब लोकसभा जब विघटन रहे, तो अब क्या किया जाएगा, तो 2 महीने के भीतर जो है राज्यसभा की स्वीकृति मिलने के उपरांत भी वह लागू होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। किंतु नवनिर्वाचित लोकसभा द्वारा प्रथम बैठक के आरंभ के 30 दिन के भीतर ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति मिलना चाहिए। अब देखिए, अब जब भी लोकसभा जैसे ही बन जाए, तो लोकसभा जैसे ही बन जाएगा, उनका गठन हो जाएगा फिर से, तो उसको 30 दिन के अंदर में, प्रथम बैठक के 30 दिन के अंदर में जो है उनको जो है वहाँ से स्वीकृति कर देना पड़ेगा इस बात के लिए कि वित्तीय आपातकाल लागू होगी और लागू रहेगी। क्लियर। अब आगे देखिए, राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा किसी समय वापस ले सकता है। राष्ट्रपति के हाथ में है कि वो आपको जो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को किसी समय भी जो है वापस वो ले सकते हैं। यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि भारत या उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो देश में वित्तीय आपात लागू कर सकता है। ये क्लियर हो गया था पहले। उद्घोषणा 2 माह के अंदर यह संसद दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और अनुमोदित होने के बाद तक यह जारी रहेगा जब तक राष्ट्रपति से वापस नहीं ले लेता। मतलब जब तक राष्ट्रपति इसको वापस नहीं लेता तब तक जो है आपको लागू रहेगी वित्तीय आपातकाल। अब देखिए वित्तीय आपातकाल का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, देखिए वित्तीय आपातकाल का प्रभाव जो है क्या पड़ेगा।
पहला कि राज्यों के राज्यपाल को यह निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य के सभी धन व विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए आरक्षित रख दें। अब स्टेट गवर्नमेंट कोई अगर जैसे मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट तो रहेगा ही, वित्तीय आपातकाल लागू हो गई तो कोई स्टेट गवर्नमेंट निलंबित नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राज्यपालों को निर्देश दिया जा सकता है कि राज्य के सभी धन और वित्त विधेयक के जो है राष्ट्रपति की संतुष्टि के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना है। मतलब उसको पारित नहीं करना है, राष्ट्रपति के लिए संरक्षित रखना है कि राष्ट्रपति सोचेंगे कि आगे क्या करना, पैसा आपको कहाँ से मिलेगा और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात है, राज्यों को वित्तीय अनुशासन कायम करने के लिए कहा जा सकता है। राज्यों को ये कहा जा सकता है कि आप जो मनी को कंट्रोल कीजिए, मतलब कि पैसे को आप कम बर्बादी कीजिए, बर्बादी नहीं मतलब कि खर्चों को कम कीजिए, राइट, खर्चों को कम कीजिए और उसके बाद में इसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब पैसा है नहीं तो इसमें ही आपको जो है आपको इसमें डिसिप्लिन करना है और पैसों को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो ये बातें होती है। तीसरी होती है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन निलंबित रखा जाता है। सेंट्रल और स्टेट में मैंने जो बताया, जो कर का बंटवारा होता है, जो टैक्सेस का बंटवारा होता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको उसमें निलंबित कर दिया जाता है, वित्तीय आपातकाल समय निलंबित कर दिया जाता है। उसके बाद में सभी संवैधानिक अधिकारों को वेतन व भत्ते कम किए जा सकते हैं। जितने भी संवैधानिक अधिकारी हैं जो भारत में हैं उनके वेतन और भत्ते क्या किए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने समझा हमारे देश में जो आपातकाल के जो प्रावधान हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, इन प्रावधानों को समझा और समझा आखिर होते क्या हैं, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल क्या होते हैं, इसके बारे में समझा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया आप इस चैनल को प्लीज़ आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद में कृपया इसको जरूर आपको शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और आप अगर थोड़ा सा मतलब कि आगे बढ़ाएंगे, मतलब इसको मतलब कि थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा हौसला और बढ़ेगा। तो आपके लिए हम और अच्छे नए वीडियो बना कर लाएंगे और हम हर टॉपिक पे वीडियो बना कर लाएंगे। और आप अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं, या आपका कोई पसंदीदा कोई मांग हो नेक्स्ट की कोई अच्छी कौन से टॉपिक पर वीडियो देने के लिए, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। आपकी मंजूर हम जरूर सुनेंगे, उसकी बातों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, तब तक के लिए विदा दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।